हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के ब्रिटिशकालीन 18वीं सदी के भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में। अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण नीतियों की चर्चा करेंगे, इनमें 3 महत्वपूर्ण नीतियों का नाम आता है, जिनमें सबसे अगर महत्वपूर्ण नीतियों की बात करेंगे तो नंबर 1 सुरक्षित घेरे की नीति। पहली जो पॉलिसी रही वो कौन रही? सुरक्षित घेरे की नीति। और यह पॉलिसी 1765 ईस्वी में, यानी कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद वारेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में सुरक्षित घेरे की पॉलिसी लाई गई। और यह पॉलिसी आप देखेंगे तो 1765 से लेकर के 1813 ईस्वी तक यह जो पॉलिसी चलती रही। अब सुरक्षित घेरे की पॉलिसी क्या रही? सुरक्षित घेरे की पॉलिसी यह रही कि ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व प्रदान करने के लिए, ब्रिटिश राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पॉलिसी लाई गई, सुरक्षित घेरे की नीति। इसमें क्या था? इसमें शत्रु राज्य से अपने राज्य की रक्षा के लिए यह पॉलिसी लाई गई। और 1813 ईस्वी तक के जितने भी गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने भी इस पॉलिसी का फॉलो किया। आप देखेंगे तो इस पॉलिसी के तहत देखेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए इस पॉलिसी के तहत जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय होते थे, वो अपने पड़ोसी राज्यों की भी सीमा की रक्षा करते थे। पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करने का मतलब यह है कि शत्रु को अपने पड़ोसी राज्य की सीमा पर ही रोक देना है, उसमें प्रवेश नहीं होने देना है, जिससे जो है यानी कि पड़ोसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इसका मतलब ये है, आप देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि अंग्रेज़ों ने मराठों से सुरक्षा के लिए उन्होंने अवध को बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया था। अवध को लंबे समय तक उन्होंने बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया, यानी कि 1813 ईस्वी तक, जब तक कि जो है मराठे कमज़ोर नहीं हो गए। यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक आप देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के समय यह जो है पॉलिसी, यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। और इसमें जो है मराठों की पूरी तरीके से सैन्य शक्ति को समाप्त कर दिया गया। हालांकि अंतिम रूप से मराठों का दमन जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय किया गया था। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी तरह से आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को उन्होंने जो है नेपोलियन से सुरक्षा के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी लंबे समय तक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो आगे चल करके द्वितीय जो पॉलिसी रही वह सहायक संधि। आप जानते हैं कि सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। सहायक संधि क्या था? सहायक संधि यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने जो है इस पॉलिसी को लाया। इस पॉलिसी में क्या प्रावधान था? इस पॉलिसी के तहत आप देखेंगे कि अगर लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पॉलिसी को लाया था। हालांकि इस पॉलिसी को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है, लेकिन एक्चुअली में इस पॉलिसी के लिए डुप्ले को उतनी ज़्यादा ख्याति नहीं मिली। तो इस जो है पॉलिसी के लिए लॉर्ड वेलेस्ली को ही जाना जाता है। वेलेस्ली 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है। 1805 ईस्वी तक वो रहता है। और उसने 2 अपने जो है साम्राज्य विस्तार के तहत इसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। एक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1799 ईस्वी में इसने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित कर मार डाला। और इस तरीके से उसने जो है मैसूर के साथ सहायक संधि किया। और आगे चलकर देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक मराठों के बीच इसने जो है ये लड़ा। इसके अलावा देखेंगे उसमें भी इसने मराठों को पराजित कर उसकी सैन्य शक्ति को समाप्त किया काफ़ी हद तक। इसके बाद देखेंगे तो आगे चल करके अब सहायक संधि क्या थी? तो सहायक संधि ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए इसने एक पॉलिसी लाई। इसने देसी राज्यों के साथ बातचीत किया। उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर देसी राज्य चाहें तो ब्रिटिश आर्मी जो है वो उनकी सहायता करने के लिए तैयार है, उनकी सुरक्षा करेगी, क्योंकि उनकी खुद की सेना जो है उनकी सुरक्षा करने में क्या है? असमर्थ है। इसका एग्जाम्पल आपने प्लासी और बक्सर के युद्ध में देखा था, किस तरीके से अंग्रेज़ों की
एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी ने नवाब की लगभग 50,000 सेना को महज कुछ ही घंटों में जो है आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था। उसके पीछे कारण ये है कि अंग्रेज़ों के पास जो है आधुनिक वेपन्स थे, अत्याधुनिक हथियार थे, उनकी सेना अनुशासित थी, सेना के प्रशिक्षण के लिए उनके पास जो है वेल ट्रेनर हुआ करते थे, सेना लगातार युद्ध करने के कारण जो है सेना ट्रेंड थी। इसके अलावा जो है सेना के पास आधुनिक बेटर जो थे उसके पास लीडर थे, सेना को नेतृत्व करने के उसके पास जो है सेनापति थे। वहीं पर भारतीयों की बात करें, भारतीय सेना आज भी जो है धर्म, जाति, नस्ल, रंग भेद के आधार पर बटी हुई थी, अनुशासनहीन थी। इसके अलावा उसके पास जो है आधुनिक हथियार नहीं थे। ये ढेर सारे जो है फैक्टर्स थे जो जिस वजह से ब्रिटिश सेना भारतीयों के ऊपर ज़्यादा हावी थी। तो फलस्वरूप जो है देसी रजवाड़ों को कंट्रोल करने, देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने के लिए उसने इस पॉलिसी को लागू किया था। हालांकि जो है इसके अलावा उसने यह प्रावधान किया कि चूँकि ऑलरेडी जो है देसी राजाओं की जो सेनाएं हैं वो उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, उसी खर्चे पर जो है ब्रिटिश रेजिमेंट रखी जाएगी, ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखी जाएगी जो राजाओं की सुरक्षा करेगी। साथ ही साथ अगर किसी विदेशी किसी दूसरे राज्य के साथ कंपनी कोई समझौता करती है, उस समझौते के तहत वह जो है एक बार अगर जो है देसी राजे रजवाड़े किसी दूसरे राज्य के साथ कोई समझौता करते हैं तो उसके लिए वह कंपनी से अनुमति लेंगे, कंपनी से वो परामर्श लेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी राज्य के साथ भी उन्हें मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है अथवा उस राज्य के साथ कोई युद्ध लड़ना है तो उसके लिए भी ये क्या करेंगे, कंपनी से जो है राजा कंपनी से क्या करेगा, परमिशन लेगा। इस तरीके से धीरे धीरे आप देखेंगे तो देसी जो राजे रजवाड़े थे वो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए और उन्होंने अपनी संप्रभुता कहीं न कहीं खो दी। और जब उनके पास सेना नहीं रही तो अब वो चाह करके भी कभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते थे। इस पॉलिसी के तहत उसने क्या किया, उसने कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ला लिया। इस तरीके से वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य बना वो हैदराबाद बना 1798 ईस्वी में। इसके अलावा हम देखेंगे 1799 ईस्वी में मैसूर और तंजौर को। इसके अलावा 1801 ईस्वी में देखेंगे तो 1801 ईस्वी में उसने जो है अवध के साथ भी सहायक संधि किया। इसके बाद 1802 ईस्वी में देखेंगे तो सिंधिया के साथ सहायक संधि किया। 1803 ईस्वी में देखेंगे तो भोसले के साथ सहायक संधि किया। इस तरीके से एक एक करके उसने जो है कई देसी राज्यों के साथ सहायक संधि किया। अब इसके बाद देखेंगे तो अगली जो पॉलिसी रही वह डलहौजी की हड़प नीति रही। ठीक, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में वह भारत का गवर्नर जनरल बन करके आता है और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए वो प्रतिबद्ध था और फलस्वरूप जो है उसने विस्तार के लिए ये पॉलिसी लाई, जिसे डलहौजी की हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता था अथवा इसे गोद निषेध प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और फलस्वरूप जो है उसने क्या किया, डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 कैटेगरी में कौन कौन से राज्य थे, यानी कि पहले कैटेगरी के अंतर्गत वे राज्य जाते थे जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे थे, कभी भी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे थे, ऐसे राज्यों को गोद लेने की अनुमति थी। दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत वे राज्य जाते थे जो कभी न कभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे, उनको गोद लेने की अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तीसरी कैटेगरी में वे राज्य जाते थे जिनका निर्माण जो है स्वयं कंपनी ने किया है, ऐसे राज्यों को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इस तरीके से उसने कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया और डलहौजी की हड़प नीति का शिकार होने वाला जो पहला राज्य बना वह सतारा बना। ठीक, 1748 ईस्वी में सतारा को उसने जो है विलय कर लिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो 1853 ईस्वी में उसने जो है झांसी को विलय कर लिया। इसके अलावा 1856 ईस्वी में उसने देखेंगे तो अवध के साथ उसने जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी उसने विलय कर लिया। ठीक, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को उसने जो है 10 लाख का पेंशनर बना करके 8 लाख का पेंशनर बना करके कलकत्ता निर्वासित कर दिया। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे तो आगे चल करके करौली, जोधपुर, जैतपुर, संभल, मछेरी, बूंदी, ये सब करके बारी बारी से उसने क्या किया, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत उसे विलय कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।